नमस्कार प्यारे दोस्तों मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेवक के पेपर विस्तृत व्याख्या के साथ सॉल्यूशन की। जो इस बार जो पेपर होगा वो 2 स्टेप में है। सबसे पहले आपका प्री होगा और उसके बाद में मेंस पेपर होगा। इन दोनों के आधार पर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और आप नौकरी के प्रबल हकदार होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सारे ग्रुप में शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। और आज का जो वीडियो सेशन है, इसके आधार पर आपको पता लग जाएगा कि जो ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का जो पेपर होता है वो किस तरह का होता है। लेकिन जो इस बार जो आपका पेपर होगा उसके अंदर आपका सिलेबस थोड़ा चेंज होगा। जो पिछला सिलेबस होगा उसके आधार पर आपका पेपर नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें अलग अंतर होगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें आपको पता चल सके कि जो आपकी तैयारी है वो किस तरह की है और इसका जो पैटर्न है वो किस तरह का होता है। तो आज के इस 4-5 भाग के पैटर्न में हम इस पेपर को सॉल्यूशन को करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आपके सामने आज के इस वीडियो सेशन का सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि राज्य प्रशासन का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो दोस्तों, यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। राज्यपाल है वो राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है, जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। किसकी सलाह के अनुसार? मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार। मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए निर्वाचित, नियुक्त, चयनित या मनोनीत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का जो चुनाव है वो किस तरह से होता है। तो दोस्तों, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा नियुक्त। बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी अनुच्छेद 164 के अनुसार जो मुख्यमंत्री है इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है, किसकी? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। जो अन्य सारे मंत्री होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर जो अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। और जो मुख्यमंत्री है वो संविधान के अनुसार नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर, ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान की मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि मुख्य सूचना आयुक्त होता है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों, यहां पर आपका आंसर ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है
राजस्थान की मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनका जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं 1992, 1994, 1993, 1996। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 1992 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, किसके? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन हुआ था। और इस आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? जुलाई 1994 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सॉरी, इसकी जो स्थापना है वो 1994 में हुई थी। तो बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है। ऑप्शन दिए हुए नगेंद्र बाला, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सुमित्रा सिंह जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, और इन्होंने 1957 में पिलानी से अखिल भारतीय कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बनी। कब? 1957 में। कहां से? पिलानी से। पिलानी से पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बनी। क्या बनी? विधायक। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी सुमित्रा सिंह है जो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? कितने समय के लिए जो ये राज्य विधानमंडल का जो सत्र प्रारंभ होता है उस समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है? तो जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 6 माह के अंदर। यानी डी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। कौन रखता है? ऑप्शन दिए हुए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो वित्तीय लेखों पर जो नियंत्रण है वो नियंत्रण कौन रखता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। कौन? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। यहां पर जो नियंत्रण का कार्य वो कौन है?
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का। तो डी आंसर आपका सही होगा, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन दिए हुए राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री के परामर्श से, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा, और ऑप्शन डी कह रहा है राज्य विधानसभा में विधेयक पास करके राज्यपाल द्वारा। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कैसे हटाया जाता है? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन है जो आपका क्या होगा, सही होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का जो वीडियो सेशन है वो ग्राम विकास अधिकारी के मॉडल पेपर के रूप में आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा पेपर का जो आपका पैटर्न है वो कुछ इसी तरह का रहेगा। जो फिलहाल अभी जो डेट आपकी फिक्स हो रखी है 27 दिसंबर को, तब से ये एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। तो उससे पहले 2-4 वीडियो है वो आपके लिए इस मॉडल पेपर के रूप में मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों ये जो राज्यपाल, जो एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो संविधान के अनुच्छेद 217 एक के अनुसार इसका जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है इसका कार्यकाल 62 वर्ष तक का होता है। कितने वर्ष तक का? 62 वर्ष तक की आयु का। 62 वर्ष तक की आयु का जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है इसका जो कार्यकाल है वो 62 वर्ष तक की आयु का होता है। और ये जो अपना त्याग पत्र है वो किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में। जल्दी से अपना आंसर बताएं। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। कुछ जने ए जवाब दे रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, राज्यपाल में। राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये जो राज्यपाल है, ये जो राज्यपाल की शक्तियां है, इसका जो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इसका उपयोग करेगा। किसके द्वारा? अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इसका उपयोग करेगा, इन जो कार्यपालिका शक्तियां है इनका। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण बेसहारा हुए बच्चों एवं विधवा महिलाओं के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि जो कोविड-19 महामारी के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बेसहारा हुए बच्चों और विधवाओं महिलाओं के लिए
कौन सी योजना शुरू की गई है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। नन्हे हाथ कलम के साथ योजना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। जल्दी से आंसर बताएं, इस योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। बी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका यहां पर ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, केरल राज्य। और बात करें एसडीजी की फुल फॉर्म क्या है? सतत विकास लक्ष्य। क्या है? सतत विकास लक्ष्य। ठीक है। और यहां पर जो पहले नंबर पर है, फर्स्ट रैंक पर केरल, और दूसरे नंबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। और इसके साथ ही साथ तमिलनाडु भी दूसरे स्थान पर है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ये भी दूसरे स्थान पर स्थित है। जो एसडीजी की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार पहले नंबर पर तो केरल राज्य है और दूसरे पर संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। और बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पर है आपका चंडीगढ़। कौन सा राज्य है? चंडीगढ़। और दूसरे नंबर पर है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार तो आपका चंडीगढ़ पहले नंबर पर और दिल्ली दूसरे नंबर पर। और भारत का कौन सा राज्य एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर आपका है केरल। और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर दिल्ली। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान की किस महिला पायलट को भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंट का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। स्टार लगाते कि राजस्थान की कौन सी महिला को भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं कृतिका कुलेरी, अंजलि राजपूत, किरण जुनेजा, कृष्णा पूनिया। जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर ए आ रहा है, कृतिका कुलेरी को भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल किया गया है। और ये कहां से बिलोंग करती है? झुंझुनू से। कहां से? झुंझुनू की रहने वाली है। और दूसरी बात करें, राजस्थान की एक और महिला गणतंत्र दिवस पर फ्लाइंग फास्ट करने वाली पहली महिला कौन है? स्वाति राठौड़। ये भी नोट कर ले, एक पॉइंट और नोट कर ले, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की पहली महिला फ्लाई पास्ट करने वाली कौन सी महिला है? स्वाति राठौड़। कौन है? स्वाति राठौड़, जो कहां की रहने वाली है? नागौर, अजमेर। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस पर पहली महिला फ्लाई पास्ट करने वाली राजस्थान की स्वाति राठौड़ और भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली महिला कृतिका कुलेरी। तो ए ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया। ऑप्शन दिए हुए 6.3, 6.9, 7.5, 8.3। जल्दी से आंसर बताएं, कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में। तो दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 6.3%। ए आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किस योजना के तहत बिजली उपभोक्ता किसान को बिजली की बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। ऑप्शन दिए हुए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत। जल्दी से आंसर बताएं कि जो बिजली उपभोक्ता किसान है बिजली की बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिए जाने के लिए कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। तो जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर सी आ रहा है, कुछ जने बी आंसर बता रहे हैं, कुछ डी भी आंसर बता रहे हैं। तो यहां पर आपका सी आंसर है वो सही हो जाएगा। जिनका भी सी आंसर आ रहा है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत बिजली उपभोक्ता किसान को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम सालाना 12,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। तो सी ऑप्शन है जो आपका क्या होगा, सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब आपका मैथ्स का पार्ट शुरू हो जाता है। मैथ्स के क्वेश्चन का भी इसमें बहुत अहम रोल होता है ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में, मैथ्स और रीजनिंग का भी। तो मैथ्स का क्वेश्चन आपके सामने है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और 21% का लाभ प्राप्त करता है। तो देखिए अंकित मूल्य और आपके क्रय मूल्य से इसके बीच में जो संबंध होता है वो संबंध होता है MP बट्टा CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपका संबंध होता है, जहां पर जो आपका MP होता है वो होता है अंकित मूल्य और CP होता है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो अंकित मूल्य है उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। लागत मूल्य होता है आपका क्रय मूल्य। तो देखिए MP बट्टा CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है 21% का, तो 100 प्लस 21 बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 12% का। सॉल्व कर दे, 100 प्लस 21 कितना हो जाएगा 121 और 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा 88। संख्या काट दे, किससे कट रही है 11 से। 11 से कितनी बार 11 बार और 11 से कितनी बार 8 बार। अब देखिए अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा आ रहा है 8 से 11 3 ज्यादा। आपसे प्रतिशत में पूछ रहा है, ज्यादा हमेशा किस पर हो रहा है कम पर, तो कम क्या है 8 और हमेशा यानी ये किस पर ज्ञात होगा 8 पर इंटू 100। ठीक है,
अब देखिए सॉल्व कर दे, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 300/8 कितना आ जाएगा 37.5%। कितना आ जाएगा 37.5%। तो सी ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए वापस समझ लें, आपसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट और 21% का लाभ प्राप्त करता है तो उसके अनुसार अंकित मूल्य और उसके लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। तो यहां पर आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला कौन सा है, MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट आपको 21 का और डिस्काउंट है 12% का, तो कितना आ गया 100 प्लस 21 121/28। 11 से काट दे, 11 से 121 11 बार कट रहा है और 11 से 88 कितनी बार 8 बार। तो यहां पर आपका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 3/8 इंटू 100 सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 37.5%। स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने में जरूर मिलेंगे। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि गांव की जनसंख्या में हर वर्ष 5% की वृद्धि होती है और जो वर्तमान जनसंख्या है वो आपको कितनी दे रखी है 4410। अब वो आपसे यहां पर देखना, वो पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या। तो देखिए अगर आपसे बाद की जनसंख्या पूछते तब हम यहां पर करते 105/100 105/100 2 वर्ष के लिए। तो देखिए अगर वो आपसे बाद की पूछता तब आप 105/100 करते, लेकिन आपसे क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, इसका मतलब इसको आपको क्या करना होगा उल्टा करना होगा। 105/100 की बजाय आपको रखना होगा 100/105। यह आपको पता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं कि जब आपसे जनसंख्या पीछे की पूछता है तो ये संख्या आपको उल्टी लिखनी पड़ती है। तो देखिए ये किससे कटेगा, ये 5 से कितनी बार 20 बार, ये 5 से कितनी बार 21 बार, ये 5 से कितनी बार 20 बार और ये 5 से कितनी बार 21 बार। अब देखिए 4410 इंटू 20 कितना हो गया 400/21 इंटू 21 कितना 441। ये 441 4410 से कितनी बार कट गया 10 बार, 10 इंटू 400 कितना हो गया 4000। तो आपका आंसर बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी होगी 4000। तो बी आंसर आपका क्या होगा सही होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए 2 व्यक्तियों को इस प्रकार दिए कि एक व्यक्ति को 5% की दर से, दूसरे व्यक्ति को 10% की दर से। यदि उसने 800 रुपए ब्याज प्राप्त किया तो 5% ब्याज की दर पर उसने कितनी राशि प्राप्त की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। हो गया जी सर, हो गया। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। देखिए क्या आंसर होगा यहां पर। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने
10,000 रुपये 2 व्यक्तियों को बांटे। पहले व्यक्ति को 5% की दर से और दूसरे को 10% की। तो देखिए, पहले व्यक्ति को 5%, दूसरे को 10%, और वो कह रहा है कि पूरे सौदे में ओवरऑल उसे 800 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो मुझे बताएं कि उसको 800 रुपये का 10,000 पर ब्याज प्राप्त हुआ, तो ओवरऑल उसे कितने परसेंट का ब्याज मिला? तो 800 रुपये का ब्याज मिला। किस पर मिला? 10,000 पर। ठीक है, तो आप परसेंटेज में ज्ञात कर ले, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना ब्याज मिला? 8% का। तो ओवरऑल उसके कितना मिला? 8। एलिगेशन लगा दें, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 5 गया 3। एलिगेशन क्या कहता है? बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। तो यहां पर आपको कुल कितना धन प्राप्त हो रहा है? 2 + 3 कितना? 5। अब देखिए, वो आपसे पूछ रहा है कि 5% ब्याज की दर पर उसने कितनी राशि प्राप्त की। तो 5% पर कितनी राशि प्राप्त की है? 2। कुल राशि कितनी थी? 10,000। कितनी थी? 10,000। यहां पर कुल राशि कितनी हो रही है? 5। और ज्ञात क्या करना है? 5% की दर वाले को कितनी मिल रही है? 2। सॉल्व कर ले। 5 से कितनी बार गया? 5 दूनी 10, 3 जीरो। 2,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये। तो 5% वाले को कितना मिला? 4,000। बी ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर आपसे 10% वाले की पूछते तो 2 की जगह किससे गुणा करते? 3 से। तो 2,000 इंटू 3 कितना हो जाता? 6,000। अगर 10% वाले की पूछते तो कितना मिलता? 6,000 रुपये। ठीक है, तो 6 और 4 कितना हो गया? 10,000। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन है जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने रीजनिंग के संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट को PRERO लिखा जाता है तो ब्रिंग को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में? REPORT। रिपोर्ट को वो किस तरह लिख रहा है? PRERO। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है BRING, इसे किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए वो क्या कर रहा है, ये जो तीसरा अक्षर P है इसको तो वो पहले नंबर पर लेके आ रहा है, और जो पहले नंबर वाला है इसको दूसरे पर लेकर आ रहा है, और दूसरे वाले को 3 नंबर पर लेकर आ रहा है, और पीछे के जो रिपोर है यहां से टी हटा दें, ये टी इसमें नहीं है, और पीछे के 2 अक्षर OR को क्या लिख रहा है? RO। तो उसी प्रकार करें, आई को पहले नंबर पर, फिर पहले वाले नंबर को दूसरे नंबर पर IB, फिर R, IBR। NG को उल्टा लिख दें, G पहले और N बाद में, तो क्या हो जाएगा? IBRGN। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। कुछ नहीं कर रहा है, जो तीसरा नंबर है उसको पहले नंबर पर, और पहले नंबर को दूसरे नंबर पर, और दूसरे वाले को तीसरे नंबर पर लेकर जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? रक्त संबंध से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है।
देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी ने, ये देखिए ये एक आदमी है, इसको बक्से से समझा दें, मतलब बक्से से इसको डिनोट कर देते हैं। इस आदमी ने इस एक महिला से कहा, ये एक महिला है, इस महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, इस महिला का भाई, इसको भी बक्से से बता दें, ये कौन है, महिला, ठीक है, और ये है इस महिला का भाई। इस महिला के भाई का एकमात्र पुत्र, ये इस महिला के भाई का क्या है, एकमात्र यानी इकलौता पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इस आदमी की पत्नी, ये इस आदमी की क्या है, पत्नी, जिसे गोले से दर्शा रहे हैं, इसकी पत्नी का ये क्या है, भाई है। तो इसका मतलब ये जो महिला का भाई है, इसके ये दोनों बेटे और बेटी है, कौन, ये वाला और इस आदमी की पत्नी, और ये जो महिला है ये वाली, वो इसकी क्या है, बहन है। तो वो पूछ रहा है कि महिला, ये जो महिला है उस आदमी की, ये जो आदमी है इसकी पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो इस आदमी की जो पत्नी है, ये आदमी की पत्नी है, इसका जो भाई है, ये इस आदमी की पत्नी का ये हो गया, जो इस महिला का भाई है वो तो इसका पिता हो गया, और ये जो महिला है इस आदमी की पत्नी के भाई की क्या है, बहन है। इसका मतलब ये जो महिला है इस आदमी की पत्नी से क्या संबंध रखेगी, बुआ का। किसका संबंध, बुआ का संबंध। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, डी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, 40 लड़कों की एक पंक्ति में आदित्य बाएं छोर से 18वां और संजय दाएं छोर से 11वां, तो बताओ आदित्य और संजय के बीच में कितने लड़के हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक पंक्ति है, ठीक है, कितने लड़कों की पंक्ति है, 40 लड़कों की। 40 लड़कों की इस पंक्ति में आदित्य बाएं छोर से 18वां, यहां से इसका स्थान कौन सा है, 18, और संजय का दाएं छोर से कौन सा स्थान है, 11वां। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है वो आपको बताना है। तो देखिए जब एक ही पंक्ति में दो अलग अलग व्यक्तियों की आपको रैंक दे रखी है और उनके बीच के जब व्यक्ति पूछे तब आपको क्या करना है, एक बार इनकी बाएं और दाएं इन दोनों की रैंक को जोड़ दें। तो देखिए आदित्य बाएं छोर से कितने नंबर पर है, 18, और संजय दाएं छोर से कितने नंबर पर है, 11। 18 और 11 कितने हो गए, 29। अब देखिए यहां पर जब दोनों व्यक्तियों की बाएं और दाएं रैंक का योग यदि कुल के योग से ज्यादा आ जाए, क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तब आपको कुल में से इन बाएं दाएं की रैंक के योग को माइनस करके फिर -2 और माइनस करना होगा, ठीक है। और अगर इन कुल के योग से इन दोनों बाएं और दाएं की रैंक का योग यदि कम आ जाए तो आपको सीधा कुल में से बाएं दाएं की रैंक को माइनस करना है। तो देखिए कुल कितने हैं, 40, और दोनों की बाएं दाएं की रैंक का योग कितना आ रहा है, 29। जो 40 से कम है तो आपको 40 में से 29 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा, 11। तो इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी और है, 11 विद्यार्थी। तो आपका डी आंसर है जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया, जी सर ले लिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2, 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:3 था,
तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। देखिए, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 1:2। ये आज की उम्र, आज की इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2। फिर वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 1:3। कब, आज से 5 वर्ष पहले इनका अनुपात था 1:3। अब वो आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, अब आप यहां पर सबसे पहले अनुपात के बीच का अंतर देख ले। अगर अनुपातों के बीच अंतर समान है तो इनकी वर्तमान समय की या 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात कर ले। तो सबसे पहले हम इनके बीच के अंतर को देखेंगे। देखिए, ये संख्या 1 से 1 कितने से बढ़ रही है, 0 से। ये संख्या 3 से 2 कितना अंतर है, 1 का। तो सबसे पहले इनके अंतर को समान करेंगे। तो अंतर को समान करने के लिए क्या तरीका है, 1 और 2 के बीच का अंतर कितना, 1। 1 और 3 के बीच का अंतर कितना, 2। अब इनके अनुपात को बराबर करने के लिए इन संख्याओं को क्या करना है, क्रॉस में गुणा। 1 को 1 से गुणा 1, 3 को 1 से गुणा 3, 1:3। ये 5 वर्ष पहले का। अब इस 1 को 2 से गुणा 2 और इस 2 को 2 से गुणा 4, अनुपात कितना आ गया, 2:4। अब ये आपके सामने अनुपात सेम संख्या यानी समान संख्या से बढ़ रहा है। देखिए, 1 से 2 1 से बढ़ रहा है, 3 से 4 1 से बढ़ रहा है। अब इनका अंतर समान हो गया। अब देखिए, यहां पर कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का। कौन सा, आज से 5 वर्ष पहले। इनके बीच अंतर कितना, 5 का बट्टा यहां पर संख्या कितने से बढ़ रही है, 1 से। यानी देखिए, 1 से 2, 3 से 4 1 से बढ़ रही है। तो 5 में 1 का भाग कितनी बार गया, 5 बार। अब इस 5 को आप इन अनुपातों से गुणा करके इनकी आयु ज्ञात कर ले। 5 को 2 से गुणा करें, कितना आ रहा है, 10। 5 को 4 से गुणा करें, कितना आ रहा है, 20। तो वर्तमान समय में इन दोनों भाइयों की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष और 20 वर्ष। चेक कर ले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 10 में से 5 गया, 5 वर्ष। और 5 वर्ष पहले इनकी बी की आयु कितनी हो जाएगी, 20 में से 5 गया, 15। देख ले, इनका अनुपात 1:3 आ रहा है, 5 से 1 बार और 5 से 3 बार। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु। तो जब आज ये जो दोनों भाई है, वर्तमान में एक 10 वर्ष का है, दूसरा 20 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, 10 में 5 और जुड़ेंगे 15 और 20 में 5 और जुड़ेंगे 25। अब देखिए, वो इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। संख्या किससे कट रही है, 5 से कितनी बार, 3 बार। 5 से 25 कितनी बार, 5 बार। तो अनुपात क्या आ गया, 3:5। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया जी सर, ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना न भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। अगला क्वेश्चन, भारत में, अब आपके सामने ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा
राइन नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिए हुए है पेरेनिज, एपिनाइंस, कारपेथियान, ब्लैक फॉरेस्ट। जल्दी बताएं। तो देखिए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ये जो पर्वत है वो राइन नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। कहां पर? राइन नदी के पूर्वी किनारे पर। ठीक है। और बात करें राइन नदी की तो ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है। कहां से? स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है। और कहां पर? उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। उत्तरी सागर में गिरती है। और कोलेन और बोसर इसी नदी के किनारे है। 2 पॉइंट बहुत ही अच्छे आपको याद रखना। ये जो राइन नदी है इसी नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? कोलोन और बोन शहर, ये दोनों शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ऑप्शन दिए हुए विक्टोरिया, सुपीरियर, बेकाल, मिशिगन। जल्दी से आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बेकाल। सी ऑप्शन है जो आपका सही आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और दोस्तों बात करें विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर। यह है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील है? वुलर झील। वुलर झील जो कहां पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में वुलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की। और सबसे गहरी और ताजे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? बेकाल झील। ये जो बेकाल झील है वो क्या है? सबसे गहरी और ताजे पानी की झील है जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। और भारत की बात करें तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जो कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और सबसे गहरी और ताजे पानी की मीठी झील है जो वो आपकी है बेकाल झील। तो सी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुंडा ट्रेच कहां है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर या मैक्सिको की खाड़ी। बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों
सुंडा ट्रेच है वो आपके उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी हिंद महासागर। ठीक है। और इस सुंडा ट्रेच का पहले इसका नाम क्या था, जावा ट्रेच। पूर्व में नाम क्या था, जावा ट्रेच। क्या नाम था, जावा ट्रेच। और इस सुंडा ट्रेच की जो गहराई है वो गहराई कितनी है, 2600 किलोमीटर। गहराई कितनी है, 2600 किलोमीटर। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सुंडा ट्रेच कहां पर है, उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में। तो ए आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। जल्दी बताएं अपना आंसर और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो दोस्तों यह आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झूम है। झूम एक प्रकार का क्या है, ऑप्शन दिए हुए लोक नृत्य, नदी घाटी का नाम, जनजाति, कृषि का एक तरीका। झूम प्रणाली आपने नाम सुना होगा। तो झूम एक प्रकार का क्या है, कृषि का एक तरीका है। डी ऑप्शन है जो आपका क्या होगा, सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन सी पहाड़ियां जो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है, ऑप्शन दिए हुए मेरवाड़ा की पहाड़ियां, रोजा भाकर पहाड़ी, इसराना भाकर पहाड़ी, गिरवा पहाड़ी। जल्दी बताए क्या आंसर होगा। तो दोस्तों मध्य अरावली की श्रेणी में कौन सी पहाड़ियां स्थित है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, जो कहां है, अजमेर और राजसमंद के मध्य। कहां पर, अजमेर और राजसमंद के मध्य की पहाड़ियां। ये जो कहां है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो मध्य अरावली की श्रेणी में आती है। बात करें रोजा भाकर की और इसराना भाकर की, ये दोनों की दोनों कहां पर स्थित है, जालोर में। रोजा भाकर की लंबाई, रोजा भाकर की जो लंबाई है वो है आपकी 730 मीटर और इसराना भाकर इसकी लंबाई है 839 मीटर। और ये दोनों की दोनों भाकर कहां पर है, जालोर में। कहां पर है, जालोर। तो आपका यहां पर आंसर ए है वो सही हो जाएगा। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो मध्य अरावली की श्रेणी में आती है। ए आंसर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार है। कौन कौन से जिलों में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, जालोर, बाड़मेर। लवणीय मिट्टी का सबसे ज्यादा प्रसार कौन से जिलों में है। बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने सी आंसर बता रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। जालोर और बाड़मेर में सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी का प्रसार पाया गया है। तो डी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। राजस्थान के थार मरुस्थल में कौन से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं पाया गया है। ऑप्शन दिए हुए पैराबोलिक, तारा, बरखान, गोराउड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। यहां से आपसे एक या दो क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। क्या आंसर होगा यहाँ पर, कौन सा बालू का स्तूप है
जो राजस्थान के थार मरुस्थल में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। घोराउड जो बालू का स्तूप का प्रकार है वो राजस्थान में नहीं पाया जाता है। पैराबोलिक राजस्थान में पाया जाता है। तारा प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप पाया जाता है। बात करें पैराबोलिक बालू का स्तूप की तो ये बरखान के बिल्कुल विपरीत होता है। किसके? बरखान के विपरीत। और ये सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप है। सर्वाधिक पाया जाने वाला। और बात करें तारा प्रकार के बालू का स्तूप की तो ये बालू का स्तूप सूरतगढ़ व मोहनगढ़ में पाए जाते हैं। मोहनगढ़ में पाए जाते हैं। और बरखान है जो बालू का स्तूप है ये अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं। अर्ध चंद्राकार रेत के टीले जो सर्वाधिक नुकसानदायक रेत के टीले, सर्वाधिक नुकसानदायक ये रेत के टीले होते हैं। कौन से? बरखान। और जो पैराबोलिक है ये बिल्कुल ही बरखान के विपरीत होते हैं। और तारा प्रकार के बालू का स्तूप आपके सूरतगढ़ और मोहनगढ़ में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में किस प्रकार का बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है? घोराउड प्रकार के बालू का स्तूप है वो राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन दिए हुए रंगाई छपाई उद्योग, ग्वारगम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। जल्दी आंसर बताएं। तो दोस्तों लूणी नदी के जो प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका है रंगाई छपाई का उद्योग। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, भोराट का पठार किसके मध्य स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इंपॉर्टेंट स्टार लगा दे कि भोराट का जो पठार है वो किन किन के मध्य स्थित है। ऑप्शन दिए हुए अचलगढ़ एवं तारागढ़ के बीच, गोगुंदा एवं बैराट के बीच, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच, जरगा एवं अचलगढ़ पहाड़ियों के बीच। जल्दी से आंसर बताए कि भोराट का जो पठार है वो कहां पर स्थित है। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो जो भोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है। सी ऑप्शन है जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बात करें इन पठार की तो कितने प्रकार के पठार पाए जाते हैं? सबसे पहले उड़िया पठार। कौन सा? उड़िया पठार जो कहां पर स्थित है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में, जिसकी लंबाई कितनी है? 1360 मीटर। दूसरा आबू का पठार, यह भी कहां पर है? सिरोही में। इसकी लंबाई कितनी है? 1200 मीटर। तीसरा लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार यह आपका कहां पर स्थित है? उदयपुर में। चौथा भोराट का पठार। पांचवा उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार कहां है? भैंसरोडगढ़। और उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ कहां पर है? बिजोलिया। ठीक है। और बात करें, एक नोट लगा दें कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। पामीर का पठार
जिसकी लंबाई कितनी है 4875 मीटर। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। और राजस्थान में कितने प्रकार के पठार पाए गए? उड़िया पठार सिरोही में, जिसकी लंबाई है 1360 मीटर, आबू पठार सिरोही 1200 मीटर, लसाड़िया पठार उदयपुर, ऊपरमाल पठार भैंसरोडगढ़ बिजोलिया। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो भोराट का पठार है वो किन किन के बीच है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया जी सर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, फेल्सपार खनिज कहां पर पाए जाते हैं? अजमेर में। और फ्लोराइट ये कहां पर पाए जाते हैं? डूंगरपुर में। और कैल्साइट ये कहां पर है? सीकर। और ये वोलेस्टोराइट ये कहां पर है? पाली में। तो आपका क्या आंसर बन गया? 3 5 1 2। 3 5 1 2। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया जी सर, ले लिया। अगला क्वेश्चन, राज्य में निजी क्षेत्र की पहली सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। कहां पर कर दिया? सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो बिजली का उत्पादन है वो कहां पर शुरू किया है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा खींवसर में। और खींवसर कहां है? नागौर। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राज्य में किस स्थान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राज्य के किस स्थान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन दिए हुए किशनगढ़, नीमराणा, कुशलगढ़, नवलगढ़। जल्दी से आंसर बताएं। क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा, नीमराणा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए? 1.12 करोड़, 1.51 करोड़, 2.35 करोड़, 90 करोड़। जल्दी से बताएं। सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए हैं? तो दोस्तों यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 1.51 करोड़। कितने? 1.51 करोड़, यानी लगभग 1.5 करोड़ जो लोग हैं वो कुल जनसंख्या से लगभग 1.5 करोड़ लोग निर्धन आके गए हैं। बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान में गुरु गोवलकर में भागीदारी विकास योजना शुरू की गई? जल्दी बताएं, कौन से वर्ष में गुरु गोलवकर में भागीदारी विकास योजना शुरू की गई थी?
तो दोस्तों आपका ये आंसर सही हो जाएगा। 2014 में ये योजना शुरू की गई। ये आंसर आपका सही होगा, स्क्रीनशॉट ले ले। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और इसे लाइक कर दे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगला क्वेश्चन, 2009 की एस तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार 2004-5 में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे रह रहा था? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। लगभग 37% भाग 2005 में 4-5 में जनसंख्या का लगभग 37% जो भाग है वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहा था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DWCRA डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस इन रूरल एरियाज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना, शहरी व ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना, ग्रामीण महिला व बच्चों के विकास की योजना, शहरी महिला के विकास की योजना। DWCRA कौन सी योजना है? जल्दी बताएं क्या आंसर है इसका। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। जिनका भी आंसर सी आ रहा है वो आपका सही है। ग्रामीण महिला और बच्चों के विकास की योजना कौन सी योजना है? DWCRA, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। सी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? आपके सामने 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 से 2011-12 के बीच 10.3% बढ़ा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 2009-10 और 11-12 के बीच 9.2% घटा है। ऑप्शन सी कह रहा है कि राज्य में दोनों वर्षों 2009-10 और 11-12 में निर्धनता अनुपात भारत की तुलना में घटे हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7% और भारत में 21.9% आंका गया है। तो कौन सा निष्कर्ष आपका सही है? जल्दी से आंसर बताएं। तो देखिए यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 2011-12 में निर्धनता अनुपात राजस्थान में 14.7 और भारत में 21.9% आंका गया है। डी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहां से होकर गुजरती है? जल्दी से आंसर बताएं। किस किस जिलों से 1000 मिलीबार समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किन किन जिलों से होकर गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से 1000 मिलीबार समदाब रेखा जुलाई माह में होकर गुजरती है। तो ए आंसर आपका सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, अल्फिसॉल्स, एंटीसॉल्स। जल्दी से आंसर बताएं। हाड़ौती पठार पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों ए आंसर आपका सही होगा, वर्टिसॉल्स।
कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। वर्टिसॉल्स कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी, जो कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती के पठार पर। ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें इंसेप्टिसॉल्स, ये कैसी होती है? आर्द्र मिट्टी। कैसी मिट्टी होती है? आर्द्र मिट्टी। अल्फिसॉल्स की बात करें तो ये आपकी होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। और एंटीसॉल्स, ये आपकी कैसी होती है? पीली भूरी मिट्टी। पीली भूरी मिट्टी। तो ये जो वर्गीकरण है, इंसेप्टिसॉल, अल्सीसॉल्स, एंटीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, ये चारों के चारों क्या है? मिट्टी के नवीन वर्गीकरण। क्या है? मिट्टी के नई नवीन वर्गीकरण है। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा? वर्टिसॉल्स। ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जो काली मिट्टी है वर्टिसॉल्स, वो हाड़ौती के पठार पर पाई जाती है। तो ए आंसर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिण या पूर्वी? कौन से प्रदेश में शुष्क सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहां पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर शुष्क सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1990, 1991, 1981, 1982? क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताएं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? जल्दी बताएं, अपना आंसर क्या होगा इसका? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.1%। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सक्षम, अभ्यास, दृष्टि और जागृति किस कार्यक्रम के अंग है? सम्मेलन अभियान, बालिका शिक्षा में नवाचार, शाला दर्शन या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। देखिए, सक्षम, अभ्यास, दृष्टि और जागृति ये कौन से कार्यक्रम के अंग है? बालिका शिक्षा नवाचार। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिले उद्योग केंद्र कार्यरत है? कितने जिले उद्योग केंद्र में कार्यरत है? 36 जिले। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मत्स्य फॉर्म सांगरोध कहां पर स्थित है? टोंक, कोटा, बांसवाड़ा, अलवर? मत्स्य फॉर्म सांगरोध कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाखड़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है गाय और भैंस के लिए, वैवाहिक रस्म के लिए, कृषि उपकरण के लिए, सिंचाई उपकरण के लिए? बाखड़ी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? बाखड़ी अगर मारवाड़ी है तो अपना आंसर बता सकता है। गाय और भैंस के लिए मारवाड़ी में बोलिया करें, नहीं गाय बाखड़ी है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की? 17 फरवरी 2010 को। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा, मंडन, जयदेव, जगजीवन भट्ट। राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। नृत्य रत्न कोश ये एक प्रकार की पुस्तक है, इसकी रचना किसने की? तो इस पुस्तक की रचना की थी कुंभा ने। और इस नृत्य रत्न कोश पुस्तक में कुंभा ने चित्तौड़ के इतिहास की जानकारी बताई है। चित्तौड़ के इतिहास के बारे में विस्तार से वर्णन किया। किस पुस्तक में? नृत्य रत्न कोश पुस्तक में। और इसकी रचना किसने की? कुंभा ने। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों के समूह किसकी देन है? राठौड़, गहलोत, चौहान, प्रतिहार। बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों के समूह की जो देन है वो किनकी है? प्रतिहार की। और किस समय इसका शासनकाल उस समय किसका था? वत्सराज प्रतिहार। वत्सराज प्रतिहार के समय। कब? 778 से 794 में। और उस समय वहां पर कौन कौन से मंदिरों की देन थी? सूर्य मंदिर, काली मंदिर, सच्याय माता मंदिर और अन्य प्रकार के प्रमुख जैन मंदिर। ये सारे के सारे किनकी देन है? प्रतिहार की। किनकी? प्रतिहार की। जो कहां पर है? ओसिया में। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओसिया के जो मंदिर है वो किनकी देन है? प्रतिहारों की। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से नृत्य के साथ किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कच्छी घोड़ी नृत्य में झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बात करें बम नृत्य की, तो बम नृत्य में बड़े बड़े नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े नगाड़े वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और 13 ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इस जो 13 ताली नृत्य है इसकी दो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। और बात करें गौरी नृत्य की, तो इस गौरी नृत्य है इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो मांदल, ढोल और थाली। ये गौरी नृत्य के लिए प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो झांझ नामक वाद्य यंत्र कच्छी घोड़ी नृत्य में यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, जिम्मी क्या है? पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म, पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, फेरे अथवा सप्तमी के समय
मामा द्वारा दी गई, वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, संतान प्राप्ति के बाद बेटी के विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया जिम्मी क्या है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे और किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी है, वो क्या है? जिम्मी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार दीमा मीरबख्श काशी रामल खान राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो देखिए, ये जो प्रसिद्ध चित्रकार दीमा मीरबख्श काशी और रामल खान, ये राजस्थान के उनियारा शैली से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया लोकगीत है, विवाह का गीत है, होली गीत है, प्रेम गीत है, भक्ति गीत है? लांगुरिया क्या है? तो दोस्तों, लांगुरिया एक प्रकार का भक्ति गीत है। जो लांगुरिया नृत्य है, ये केला देवी के मंदिर में किया जाता है। लांगुरिया लोकगीत केला देवी के मंदिर में गाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौतारा कमाईचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं? तत्ववाद्य, अवनदवाद्य, घनवाद्य, सुशिरवाद्य? चौतारा कमाईचा ये कौन कौन से वाद्य यंत्र में आते हैं? तो दोस्तों, ये चौतारा कमाईचा ये कैसे वाद्य यंत्र है? तत्ववाद्य। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें अवनद वाद्य की, तो अवनद वाद्य में कौन कौन से आएंगे? मृदंग, नौबत, मादल और ताशा, ये सारे के सारे कैसे है? अवनद वाद्य। घन वाद्य में बात करें तो खड़ताल, रमझोल, मंजीरा और झांझ, ये सारे के सारे कैसे है? घन वाद्य। और सुशिर वाद्य में बात करें तो शहनाई, मशक, सतारा और अलगोजा, ये सारे के सारे कैसे है? सुशिर वाद्य। देखिए, तत्वाद्य होते हैं जो तार से निर्मित होते हैं, अवनद वाद्य जो चमड़े से निर्मित होते हैं, घन वाद्य जो किसी धातु से मिलकर बने होते हैं, और सुशिर वाद्य जो हवा या फूंक के द्वारा बजाए जाते हैं, वो कैसे है? सुशिर वाद्य। तो यहाँ पर चौतारा और कमाईचा कैसे है? तत्वाद्य। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। और बात करें भाद्रपद माह की, तो भाद्रपद माह में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। और बड़ी तीज का त्योहार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और इसी बड़ी तीज को एक और नाम से जाना जाता है। कौन सी? सातुड़ी तीज। और इसी को कजली तीज भी कहा जाता है। ठीक है। और कार्तिक माह की बात करें तो कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। और कार्तिक मासी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कौन सा मनाया जाता है?
करवा चौथ। कब? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। तो जो छोटी तीज का त्योहार है वो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और बड़ी तीज का त्योहार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है गोपीनाथ शर्मा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मथुरालाल शर्मा, सूर्यमल मिश्रण। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बी आंसर है जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इस पुस्तक को 1894 में प्रकाशित किया। कब किया? 1894 में प्रकाशित किया। किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है चरी नृत्य से, गुड़ला नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, गेर नृत्य से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कालबेलिया नृत्य से। और बात करें गुलाबों को, गुलाबो है इनका जन्म 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री से सम्मानित। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है? पखावज, सितार, रावण हत्था, मादल। देखिए क्या आंसर हो जाएगा? आधे कटे हुए नारियल की कटोरी की तरह कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ इस तरह का बना हुआ होता है। और ये कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। कैसा? तत्वाद्य यंत्र जो क्या है? तार से निर्मित होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? अब आपके सामने कंप्यूटर के संबंधित क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में कंप्यूटर का भी अहम योगदान रहेगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, पास्कल, जोसेफ जैक्यूर्ड। जल्दी से अपना आंसर बताएं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जोसेफ जैक्यूर्ड को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। डी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, पास्कल, वॉन न्यूमान। कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमान। डी आंसर आपका सही होगा। वॉन न्यूमान का कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, पास्कल, विलियम बुरोस। तो दोस्तों
ब्लूप्रिंट के विकास में सबसे ज्यादा योगदान चार्ल्स बेबेज का रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? किस वर्ष में सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1946। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, कुछ जने ए ऑप्शन बता रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर है जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। और हार्डवेयर क्या होता है? जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। और बात करें हार्डवेयर के प्रकार की, तो ये किस किस प्रकार के होते हैं? एक नंबर इनपुट डिवाइस, ये सारे के सारे हार्डवेयर के प्रकार है। दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, चौथा यहां पर लिख लेते हैं ऊपर स्टोरेज डिवाइस। ये सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर के प्रकार। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम एवं कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य निम्नलिखित सामग्री को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, फर्मवेयर। जल्दी बताएं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम और नियम और कंप्यूटर क्रियाओं को संबंधित अन्य निम्नलिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जो आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कौन से हार्डवेयर डिवाइस को कहा जाता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर भी कहा जाता है। ये एक तरह का क्या है? हार्डवेयर। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्बी, चार्ल्स बेबेज। जल्दी बताएं, इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जेएस किल्बी ने इंटीग्रेटेड चिप का विकास किया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेटॉक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड। जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर किस प्रकार के पदार्थ की लेप लगी हुई होती है? तो दोस्तों यहां पर आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड होता है, इसके पदार्थ की जो लेप होती है वो चुंबकीय डिस्क पर पाई जाती है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? बाइट में, बिट में, मीटर में या मिलीमीटर में? तो दोस्तों, जो कंप्यूटर में जो किसी शब्द की जो लंबाई है वो बिट में मापी जाती है। किस में? बिट में, जो क्या है? सूचना की आधारभूत इकाई। क्या है? सूचना की आधारभूत इकाई। सी बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, पीसी का अर्थ है व्यवसायिक गणक, निजी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर या निजी गणक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीसी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, पीसी का अर्थ होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर। और बात करें पीसी के फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर। और इसी पीसी को 1982 में मैन ऑफ द ईयर भी कहा गया। मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर है वो पीसी का अर्थ है। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो क्या है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है। और इसे सैमुर क्रे ने सबसे पहले बनाया। किसने? सैमुर क्रे ने सबसे पहले बनाया। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विजय भटकर ने बनाया। विजय भटकर ने कब बनाया? 1987 में। ठीक है। और वो कौन कौन से है? परम 8000 और परम 10,000। ये क्या है? भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, इनमें से कोई नहीं? जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में उसमें किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यहां पर आपका ए आंसर है वो सही हो जाएगा। द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, पास्कल। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, यहां पर सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ये एक प्रकार की क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। ये क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। और इसका विकास कब हुआ? 1950 में। और इसके जो अलग अलग जो संस्करण है वो इस प्रकार से है। कौन से है? फोर्ट्रैन 66, फोर्ट्रैन 77 और फोर्ट्रैन 90
और 410 95। ये सारे के सारे इस भाषा के क्या है, अलग अलग संस्करण है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। जो कोबोल भाषा है ये कंप्यूटर की भाषा है और इसका उपयोग व्यावसायिक कार्य में किया जाता है। ये आंसर है जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। आज के इस वीडियो सेशन में हमने बात की थी ग्राम विकास अधिकारी के मॉडल पेपर नंबर 1 की। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे लाइक करना, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए